गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज राकेश आरटी वंशज। आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि एबी साइंस क्लासेस के नाम से है। और आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल पर। और तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं। पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में आपने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम जो है उसकी स्ट्रक्चर्स देखी थी। ओव्यूल के बारे में आपने डिस्कस किया था और ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स भी आपने पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक और हैं जो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे कंसेप्ट भी इसमें क्लियर करवाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। चलिए तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हमने दो प्रकार से दो बेसिस पे हमने पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। ये तीसरा जो बेस है उसका, और वो बेसिस ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स के बेस पर, किसके ऊपर, अलग अलग पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेस पर हम लोग ओव्यूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस। इसको रज्जु बीजांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज्जु बीजांड भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं भैया? रज्जु बीजांड कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर आपको याद है ओव्यूल्स के बारे में, तो मैंने आपके ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको स्टार्ट में बताया था कि ओव्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें एक माइक्रोपाइल होता है, हाइलम होता है, चलेजा होता है एंड उसका जो क्या कहते हैं फ्यूनिकल होता है। ये जो है अलग अलग टाइप्स पार्ट्स थे इसके। तो अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स पर। तो मैं इसके अंदर आपको ये बता रहा हूं कि जो ये ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड है, इस ऑर्थोट्रोपस बीजांड में इसका ये जो माइक्रोपाइल, ये चलाजा एंड हाइलम, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तीनों की तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं। इस टाइप का जो होता है उसको एट्रोपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रोपस ओव्यूल भी कहा जाता है। और इस टाइप का ओव्यूल पाइपर यानी काली मिर्च में, बीटल यानी पान में, पॉलीगोनम में और मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में इस टाइप का जो है ओव्यूल मिलता है। मैक्सिमम जो है ओव्यूल मिलता है। अगला देखिए नंबर टू जो ओव्यूल है वो ओव्यूल है एनाट्रोपस। इसको टिपिकल कहते हैं। टिपिकल ओव्यूल भी कहा जाता है हिंदी में, जिसे प्रारूपिक बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूपिक बीजांड कहा जाता है। और इस टाइप का जो बीजांड होता है वो 80% एंजियो स्पर्म में मिलता है। 80% जो है एंजियो स्पर्म, उसमें ये इस टाइप का बीजांड मिलता है। इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है कि फ्यूनिकल जो होता है वो टर्न हो जाता है 180 डिग्री पर। कितने डिग्री एंगल पर? 180 डिग्री एंगल पर टर्न हो जाता है। जिसके अंदर क्या होता है कि ये माइक्रोपाइल और चलाजा जो होता है वो तो एक सीध में होता है, लेकिन हाइलम इनके सीध में नहीं होता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वो जनरली एंजियोस्पर्म में मिलता है 80% में। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मालवेसी फैमिली हो गया, ब्रेसिकेसी हो गया, कप्पोजिटी हो गया, है ना। और पी जो प्लांट है उसके अंदर भी इस टाइप का जो है ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है। अगला है आपके एम्फीट्रोपस। कौन सा होता है? एम्फीट्रोपस। इसके अंदर क्या होता है कि टर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस फिनिकल की। तो ये बहुत ज्यादा टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है हॉर्स शॉ शेप्ड हो जाती है, घोड़े के नाल के आकार का। किसके आकार का हो जाता है? घोड़ा जो होता है घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। टाइप्स ऑफ द हॉर्स शॉ शेप्ड हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग एम्फीट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार का जो होता है वो मिराबिलिस में, लेमना में, एलिज्मा में एक्सेट्रा इन प्लांट्स के अंदर जनरली मिलता है। मिराबिलिस जालापा जो होता है, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं जिसको हम लोग, उसके अंदर इस टाइप का जो ओव्यूल है वो पाया जाता है। ठीक है। नंबर 4 जो ओव्यूल है वो है कैंपाइलोट्रोपस। कौन सा ओव्यूल है? कैंपाइलोट्रोपस होता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो इसकी मैन बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, काफी कर्व्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? और इसके अंदर जो माइक्रोपाइल है, चलाजा जो है, वो तीनों किसी एक सीध में नहीं देता, ना भी हाइलम भी, जो हाइलम और फ्यूनिकल है वो भी इनके सीध में नहीं आता है। इसलिए ये काफी कर्व्ड जो होता है ओव्यूल होता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वो जनरली क्रूसीफेरी यानी कैप्सुला में, किसमें? क्रूसीफेरी के कैप्सुला में मिलता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। चलिए अगला जो है वो है हेमीट्रोपस। कौन सा है? जिसको अर्ध प्रतीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध प्रतीप ओव्यूल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है इसकी मैन बॉडी जो होती है उसकी फ्यूनिकल से 90 डिग्री एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर टर्न हो जाती है इस टाइप की। ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोपाइलम चला जाए, बोथ आर इन लीनियर फेज, दोनों के दोनों एक स्ट्रेट पोजीशन पे होते हैं, बट जो इसका फ्यूनिकल जो होता है वो इनके 90 डिग्री एंगल पर होता है। फ्यूनिकल कितने डिग्री एंगल पे होता है? 90 डिग्री। इनके बीच में बनने वाला जो ये एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेमीट्रोपस, अर्ध प्रतीप। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं प्रतीप। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध प्रतीप बोलते हैं। और इस प्रकार का जो होता है वो रेननकुलस, काफी प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है ये, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव, क्योंकि रेननकुलेसी की अगर अपन बात करें तो रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव फैमिलीज में आती हैं, बहुत एंशिएंट फैमिलीज में आती हैं, इसलिए काफी प्रिमिटिव टाइप ओव्यूल्स होता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वो रेननकुलस एंड प्रीमूला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लास्ट जो है वो सिरसिनोट्रोपस होता है। कौन सा होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्यूनिकल जो होता है मतलब पूरा एक टर्न लेता है, जिसकी वजह से काफी मतलब कि ये घुमावदार वाला होता है, काफी बड़ा कर्व्ड ओव्यूल होता है। क्लियर? आगे बात समझो। इसमें एक बार क्या होता है, पूरा का पूरा जो फ्यूनिकल है मतलब टर्न हो जाता है, जिससे कि जो पूरा ओव्यूल जो मेन बॉडी है पूरी की पूरी क्या हो जाती है? अपोजिट, यानी इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है? उल्टी हो जाती है। लगभग इसके अंदर जो ये फ्यूनिकल होता है 360 डिग्री एंगल पर टर्न होता है। कितना डिग्री एंगल पर? 360 डिग्री एंगल पर टर्न हो जाता है। इस प्रकार के ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल्स। और इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो कैक्टेसी फैमिली, किसमें पाया जाता है? कैक्टेसी फैमिली यानी ओपेंशिया, नागफनी में इस प्रकार का ओव्यूल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कैक्टस में किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है या ओपेंशिया में किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, वो है सिरसिनोट्रोपस। मैंने आपको 6 टाइप्स के ओव्यूल्स बताए थे। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस, जो पाइपर, बीटल, पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्म में मिलता है। दूसरा जो है और एनाट्रोपस, जिसे प्रतीप बीजांड कहते हैं, टिपिकल बीजांड भी कहते हैं, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में ये मिलता है। थर्ड जो है वो आपका है एम्फीट्रोपस, जो कि मिराबिलिस, लेमना और एलिज्मा जैसे प्लांट्स में ये मिलता है। और चौथा जो है वो कैंपाइलोट्रोपस है, और कैंपाइलोट्रोपस जो मिलता है वो क्रोसीफेरी फैमिली या क्रोसीफेरी फैमिली के जो कैप्सुला है उसके अंदर ये मिलता है, और लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और जो पांचवा जो है वो आपका हेमिट्रोपस है। हेमिट्रोपस को मैंने बताया काफी एंशिएंट यानी प्राचीन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो ओव्यूल है जो रेननकुलस और प्रीमूला के अंदर मिलता है। और लास्ट जो है वो सिरसिनोट्रोपस है। वो कौन सा है? सिरसिनोट्रोपस है, जो कि ओपेंशिया और नागफनी जैसे प्लांट में, नागफनी, ओपेंशिया, यूफोर्बिया, उन प्लांट्स के अंदर ये मिलता है, सिरसिनोट्रोपस टाइप जो ओव्यूल होता है। तो गाइस दिस इज डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला जो आगे का डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि भ्रूण कोश का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ओव्यूल के अंदर ही किसका बनेगा? एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। जो बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं यानी कि स्पोरोजीनस जो सेल है, उन सेल से किसका डेवलपमेंट होगा? किसका होगा डेवलपमेंट? एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट के ऊपर। देखा था कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल कैसे होते हैं, और उन ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर्स भी आपने लगभग देख ली, हालांकि मैं थोड़ा सा स्पीडली फटाफट बता दिया उनको। अब हम बात करते हैं मतलब कि जो है मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर या मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला जो डिस्कशन है वो मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस है अगला जो डिस्कशन। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। एक छोटी सी शिकायत रहती है बच्चों की कि सर हिंदी में थोड़ा नहीं लिखते आप लोग, हालांकि मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, बट पता नहीं क्यों, फिर भी चलिए बात करते हैं हम लोग गुरु बीजाणु जनन पर, मेगास्पोरोजेनेसिस। एक छोटी सी बात, कल जो रिजल्ट आया था मेरे स्टूडेंट्स का, काफी अच्छा रिजल्ट उनका रहा है इस सब्जेक्ट में। मेरे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 भी आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी छात्राओं को जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही सक्सेस होते रहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, आपको मैंने बताया था मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है, जो मेगास्पोर होता है
ठीक है। स्पोर जो है मेगा स्पोर के अंदर, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है? ओव्यूल में होता है। किसमें होता है? ओव्यूल में होता है। हमने देखा था जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है न्यू सेल से, तो क्या होता है उसकी एक सेल जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन डिवीजन होता है, जिससे बाहर की लेयर्स बनती है और एक सेल्स क्या बनाती है? स्पोरोजिनस टाइप्स की सेल्स बनी। दो सेल बनेगी इसकी। ओव्यूल्स जब डेवलपमेंट होगा तब क्या होगा? आर्किस्पोरियल सेल्स में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन डिवीजन होगा, यानी कि ओव्यूल्स का जो डेवलपमेंट है इसमें इसका डेवलपमेंट होगा आर्किस्पोरियल सेल से। इसमें क्या होगा? एंटीक्लाइन डिवीजन होगा। एंटीक्लाइन डिवीजन होगा जिससे दो सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी बेटा? एक तो आउटर सेल, एक बाहर की तरफ, एक कौन सी साइड में? इनर साइड में। दो टाइप्स की सेल बनेगी ना। आउटर वाली सेल्स तो उसकी लेयर्स बनाएगी, जिससे पहले एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट, फिर इंटरनल इंटेग्यूमेंट्स, और इनर साइड वाली सेल क्या बनाएगी? स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोरोजिनस, यानी कि बीजाणु जनन ऊतकों का निर्माण करेगी। और ये किसका निर्माण करेगी? वॉल का निर्माण करेगी, बाद में डिवीजन करके। जो इसके जो वॉल हो गए उनको आप लोग इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इस डेवलपमेंट के बेस पे हमने दो टाइप्स के ओव्यूल्स या के बारे में डिस्कस किया था, बीजांड के बारे में डिस्कस किया था, टेनिन्यूसिलेट और क्रासिन्यूसिलेट। टेनिन्यूसिलेट इसके अंदर एक पतली परत के रूप में, थिन लेयर के रूप में अगर न्यूसिल्स प्रेजेंट होता है उसको आप टेनिन्यूसिलेट कहते हैं। और क्रासिन्यूसिलेट आपने उसको बताया था इसमें मैसिव टाइप का न्यूसिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो अपना एक जनरल डिस्कशन था। अब बात करते हैं हम लोग मेगा स्पोरोजिनस। मेगा स्पोरोजिनस यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा? इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होगी उस सेल से किसका निर्माण होगा? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू से हो रहा है। किससे हो रहा है? तो अब बात करते हैं। देखिए, जो स्पोरोजिनस सेल है, ये सेल डायरेक्टली किसका काम करती हैं? ये सेल डायरेक्टली एमएमसी का काम करती है। किसका काम करती है? देखिए, एमएमसी का पूरा नाम होता है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं इसकी। अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। इसकी सूत्रकुणिता अगर आप देखते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर आप बात करते हैं तो 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट मींस दिस इज डिप्लॉइड सेल। कौन सी सेल होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब इस एमएमसी में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल मात्र बीजाणु मात्र कोशिका, कौन सी कहेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा। इससे 4 स्पोर बनेंगे। कितने स्पोर बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा और चारों गुरु बीजाणु एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? चारों के चारों जो हैं मेगा स्पोर जो होते हैं वो एक रेखीय क्रम में, यानी एक लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। आगे मेरी बात समझ में? चारों के चारों जो होते हैं एक लीनियर अरेंजमेंट में क्या हो जाते हैं? अरेंज्ड हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। 4 गुरु मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा और ये आपको क्लियर होगा कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक जो मैटरनल सेल होती है उसे 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितनी का? 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। और चारों की चारों बनने वाली जो सेल वो हैप्लॉइड होती है। चारों की चारों बनने वाली जो सेल होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो ये मेगा स्पोर कैसे होते हैं बेटा? एंड होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड कैसे होते हैं? बात समझ में आ गई आपको? ये चारों के चारों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ओव्यूल में बन रहे हैं। अब इन चारों में से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये 3 किस साइड में है? माइक्रोपाइल की साइड में है, यानी बीजांड द्वार की तरफ में है। और ये जो बीजांड द्वार की तरफ वाले 3 तो क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और एक ही क्या होता है? एक्टिव रहता है। एक ही क्या रहता है? किस तरफ वाला? ये चला जा की तरफ वाला।
जो चलाजा की तरफ, वो निभाग की तरफ वाला जो होता है वो एक एक्टिव रहता है, बाकी तीनों के तीनों क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इसको नर्समेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नर्समेंट का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिव मेगास्पोर होता है वो आगे चलकर किसका डेवलपमेंट करेगा? एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट करेगा, भ्रूण कोश का डेवलपमेंट करेगा। किसका डेवलपमेंट करेगा? भ्रूण कोश का डेवलपमेंट करेगा। अब ये बात समझनी है, लेकिन साइपरेसी जो फैमिली होती है, कौन सी फैमिली? साइपरेसी जो फैमिली होती है, साइपरेसी फैमिली में चारों के चारों क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अधिकतर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मैं कैप्सुला की बात कर रहा हूं यहां पर, तो इसमें क्या होता है, 3 इनएक्टिव हो जाते हैं और एक जो है वो मेगास्पोर जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव रहता है। बात समझ में आ गई? बाकी 3 इनएक्टिव कौन से? माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ वाले, निभाग की तरफ वाला एक जो होता है वो एक्टिव होता है, बाकी तीनों की तीनों जो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो डिस्कशन है उसके ऊपर कि एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। किसका डेवलपमेंट? एम्ब्रियो शेक का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होगा, कैसे एम्ब्रियो शेक का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। एम्ब्रियो शेक, एम्ब्रियो शेक, यहां लिखता हूं मैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेक। ठीक है, अपना तो अगला जो डिस्कशन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेक, या इसको बोलते हैं भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद। ठीक है, एम्ब्रियो शेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। और मादा युग्मोद्भिद का को क्या कहा जाता है? फीमेल गैमेटो फाइट। क्या कहा जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? हमने देखा ये कि जो एमएमसी है, ठीक है, एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 स्पोर बने थे। कितने स्पोर बने थे? इन 4 में से 3 तो क्या हो गए थे? इनएक्टिव हो गए थे, एक एक्टिव था। जो एक्टिव था वो आगे चलकर क्या डेवलपमेंट, किसको डेवलप करेगा? एम्ब्रियो सेक का डेवलप करेगा। किसका डेवलपमेंट करेगा? एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करेगा। ये जो एक्टिव स्पोर होता है, मेगा स्पोर होता है, इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें 3 माइटोसिस डिवीजन होगा। कंटिन्यूअसली क्या होंगे? 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे और उसके बाद में एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा। देखिए आप लोग समझिए बात को, ये मेगास्पोर है और ये 3 जो है इनएक्टिव है। ये 3 क्या है? ये तीनों तो कैसे हैं? इनएक्टिव है। और ये कैसा है? एक्टिव मेगास्पोर है। कैसा है? यानी कि ये तो पैसिव हो गया और ये एक्टिव मेगास्पोर हो गया। अब इस एक्टिव मेगास्पोर में क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस जो होगा, फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट माइटोसिस होगा, जिससे किसका डेवलपमेंट होगा? 2 न्यूक्लियस बनेंगे, है ना। एक तरीके से ये एंडोमाइटोसिस होता है, न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है, कंप्लीट सेल का डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखना है। 2 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2 न्यूक्लियस बनेंगे और दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? माइग्रेट करेंगे किस तरफ? ऑन अपोजिट पोल। दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे? माइग्रेट कर जाएंगे किस तरफ? एक अपोजिट पोल, एक ऊपर वाले पोल की तरफ और एक नीचे वाले पोल की तरफ आ जाएगा। और दोनों कहां पहुंच जाएंगे? दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। आगे के जो दोनों माइटोसिस होंगे वो अपोजिट पोल पर भी होंगे। ठीक है, अब होगा सेकंड माइटोसिस। ठीक है, सेकंड माइटोसिस जब होगा तो दोनों पोल पर कितने कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2-2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2-2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर होगा थर्ड माइटोसिस। बात को समझते जाइए आप लोग। ये कौन सा है? थर्ड माइटोसिस। ठीक है, थर्ड माइटोसिस से क्या होगा कि दोनों पोल पर 4-4 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 4-4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अपने पास थर्ड पोजीशन पर ये आ गया कि जो मेगास्पोर है उसमें थर्ड माइटोसिस होने से 4-4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया दोनों अपोजिट पोल पर। अब क्या होगा? इन चारों में से, यानी कि
ऊपर वाले चारों में से, नीचे वाले 4 में से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर कहां आएगा, सेंटर में आएगा। कहां पर आएगा, सेंटर में आता है। ठीक है, एक एक न्यूक्लियस कहां आता है, सेंटर में आता है। बात को देखिएगा आप लोग। अब ऊपर 3 बच गए, नीचे भी 3 बच गए, क्योंकि एक एक न्यूक्लियस है दोनों से माइग्रेट होकर कहां आ गया, सेंटर में आ जाता है। और एक क्या बनाता है, सेंट्रल सेल डेवलप करता है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, ध्यान रहे ये दोनों न्यूक्लियस अभी मिले नहीं है, फ्यूज्ड नहीं हुए हैं, बोथ आर नॉट फ्यूज राइट नाउ, अभी तक फ्यूज नहीं हुए, और एक सेल बनाते हैं। इस सेल को आप लोग क्या कहोगे, सेंट्रल सेल। कौन सी सेल कहोगे, सेंट्रल सेल कहोगे। और इन न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे, या डेफिनेटिव न्यूक्लियस, या इनको क्या कहोगे आप लोग, डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहोगे। बात समझ में आ गई। और ऊपर और नीचे जो बचे हुए हैं 3 न्यूक्लियस, ये अपने आसपास का साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके 3 सेल का डेवलपमेंट करते हैं। कितनी सेल का डेवलपमेंट करते हैं, 3 सेल का डेवलपमेंट करते हैं। देखिएगा आप लोग बात को। ये ऊपर वाली जो 3 सेल हैं वो 3 सेल मिलकर क्या करेंगी, 3 सेल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस सॉरी क्या बनाएंगे, 3 सेल का डेवलपमेंट करेंगे। अपने आसपास के साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके 3 सेल बना ली, 3 सेल बना ली। जो किस तरफ है, चलाजा की तरफ है। किस साइड है, चलाजा की साइड है। और इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहोगे। क्या कहोगे आप लोग इसको, एंटीपोडल सेल कहोगे। बीच में आपने देखा था कि 2 न्यूक्लियस मिले थे। कितने न्यूक्लियस मिले थे, 2 न्यूक्लियस मिलकर क्या बना ली थी इन्होंने, सेंट्रल सेल बना ली थी। क्या बना ली थी, सेंट्रल सेल बना ली थी। सेंट्रल सेल कहा हो गई थी। और इसके जो न्यूक्लियस थे इनको आपने क्या नाम दिया था, सेकेंडरी। इनको आपने क्या कहा था, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा था। समझ में आ रही है बात को। नीचे वाली जो 3 न्यूक्लियस है, ये तीनों न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या करेंगे, 3 सेल्स का निर्माण करेंगे, जिनमें से एक सेल तो क्या होगी, आकार में काफी बड़ी होगी। एक सेल तो क्या होगी, आकार में काफी बड़ी होंगी। और 2 सेल कैसी होंगी, 2 सेल छोटी होंगी आकार में। 2 सेल कैसी होंगी, छोटी होंगी आकार में। बात समझ में आ रही है, 2 सेल आकार में कैसी होंगी, छोटी होंगी। आपको दिख रही होंगी लाइंस। ठीक है, ये जो सेल्स होंगी, इन सेल्स को हम लोग, ये जो बड़ी आकार वाली सेल है, इस सेल को हम लोग बोलेंगे एग सेल। कौन सी सेल बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे। क्या कहेंगे। और जो ये नीचे दो छोटी सेल्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सिनरिड्स सेल कहोगे। क्या कहोगे इनको, सिनरिज्ड सेल या सहायक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, सहायक, सिनरिज्ड सेल या सहायक कोशिका कहोगे। बात समझ में आ रही है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अंड कोशिका। ठीक है, सेंट्रल सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय कोशिका। और एंटीपोडल सेल को हम लोग बोलेंगे प्रतिमुखी कोशिका। बात को समझना आप लोग। मैंने आपको क्या बताया कि दोनों केंद्रों, दोनों पोल्स पे 4 केंद्रक हो जाएंगे। चारों में से एक केंद्रक निकल कर कहां आएगा, सेंटर में माइग्रेट होकर आएगा, सेंट्रल सेल का डेवलपमेंट करेगा। ऊपर नीचे वाली जो तीनों सेल्स हैं, वो तीनों जो न्यूक्लियस है सॉरी, वो मिलकर क्या करेंगे, 3 सेल का डेवलपमेंट करेंगे। ऊपर वाली 3 सेल को आप एंटीपोडल, नीचे वाली 3 सेल को आप लोग क्या कहते हैं, जिनमें 2 आकार में छोटी होगी, एक बड़ी होगी, जिसमें एक सेल होगी और 2 कैसी होगी, सिनरिज्ड सेल होगी। इन तीनों कोशिकाओं का जो सेट है, इस सेट को आप लोग क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, एग एपरेटस, यानी अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है भाई, अंड उपकरण कहते हैं। यानी एग एपरेटस में क्या होती है, 3 सेल होती हैं, 2 सिनरिज्ड सेल और एक क्या होती हैं,
एग सेल होती हैं। आगे बात समझ में, इनके अंदर क्या होता है, ऐसा अंगुली जैसा स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती है एग सेल्स में, ठीक है। अंगुली जैसे स्ट्रक्चर्स होती है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो अंगुली जैसी स्ट्रक्चर्स होती है इनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका काम क्या होता है कि इस एम्ब्रियो सेक को नर्समेंट करवाने का काम करती है न्यू सेल्स से। क्या करती है, एम्ब्रियो सेक को नर्समेंट करवाने का काम करती है न्यू सेल्स में। कुछ टेक्स्ट बुक लिखती है कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स का भी सिक्रेशन करती हैं, जो कि वो केमिकल क्या करता है, वो जो पोलन ट्यूब होती है उसके जो मूवमेंट को है डायरेक्शन करती है, उसके मूवमेंट को क्या करती है, डायरेक्शन करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो एम्ब्रियो सेक है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब इस एम्ब्रियो सेक की सबसे खास बात क्या होती है, इसमें टोटल 7 सेल होती है। टोटल कितनी सेल होती है, 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस होते हैं। मतलब इस टाइप का जो एम्ब्रियो सेक होता है उस एम्ब्रियो सेक को हम क्या कहेंगे, पॉलीगोनम टाइप। कैसा बोलेंगे हम लोग, पॉलीगोनम। क्या बोलेंगे, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक कहोगे। कैसा एम्ब्रियो शेक होगा, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक, ठीक है। इस प्रकार का जो एम्ब्रियो शेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक कहते हैं। बिकॉज क्या होता है कि स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसको पॉलीगोनम में ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक भी कहा जाता है। इसमें 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक होते हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों का जो एम्ब्रियो शेक होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड गुरु बीजाणु से बनता है। ये मतलब एम्ब्रियो शेक की प्राइमरी सेल होती है ये स्पोर। ये कैसी स्पोर से सेल है, प्राइमरी सेल है जो खुद हैप्लॉइड है। खुद क्या है, हैप्लॉइड है। इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और माइटोसिस डिवीजन से ये जो एम्ब्रियो शेक बना वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। कैसा बनेगा, एम्ब्रियो शेक जो बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, हैप्लॉइड टाइप एम्ब्रियो शेक बनेगा। और अधिकांश आवर्तबीजियों में इसी प्रकार का एम्ब्रियो शेक होता है। आगे मेरी बात समझ में, ये जो एंटीबॉडी सेल के और जो एग एपरेटस के बीच में जो सेंट्रल सेल होती है, ये सेंट्रल सेल क्या काम करती है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी निषेचन के बाद में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करवाती है। भ्रूणपोष, यह है भ्रूणकोष। मैं कर रहा हूं बात भ्रूणपोष की, तो भ्रूणपोष का निर्माण करवाएगी, ठीक है। और भ्रूणपोष प्रवर्धित होते हुए यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नर्समेंट का काम करवाता है। किसका काम करवाता है, नर्समेंट का काम करवाता है। तो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कई बार क्या होता है कि जब ये एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसमें निभाग की तरफ और माइक्रोपाइल की तरफ कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अगर निभाग की तरफ से यानी चलेजा की तरफ से कोई बैरियर आता है तब उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टेस। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस कहा जाता है। और माइक्रोपाइल की तरफ से अगर कोई बैरियर आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिस्टेस जो होता है वो किसमें मिलता है, एपिस्टेस कॉक्टस में और कोस्टल एरिया जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मिलता है। और हाइपोस्टेस वाली जो प्रॉब्लम्स होती, जो पोजीशन होती है वो अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर मिलता है। जनरली किसमें मिलता है, अम्बेलिफेरी फैमिली तथा जोस्टेरा के अंदर या क्रोजोफोरा के अंदर। क्रोजोफोरा, जोस्टेरा और अम्बेलिफेरी जो फैमिली है उसके अंदर हाइपोस्टेस वाली पोजीशन आती है। और एपिस्टेस वाली जो माइक्रोपाइल की तरफ से अगर जो बैरियर आता है वो जो पोजीशन आती है वो किसके अंदर आती है, कोस्टस के अंदर आती है और कोस्टेलिया में आती है। किसमें आती है, कोस्टस और कोस्टेलिया के अंदर। तो ये जो एम्ब्रियो सेक है उस एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से होता है जो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के एम्ब्रियो शेक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो शेक कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप है, टिपिकल टाइप है एम्ब्रियो शेक का, जो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम में डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, आप जो भी समझे, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के एम्ब्रियो शेक भी होते हैं, जैसे ओइनोथेरा। ओइनोथेरिया के अंदर क्या होता है, केवल 4 ही केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, जिनमें पोलर न्यूक्लियस एक ही होता है। ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको हम लोग प्रिमरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमरोज भी कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में, इसके अंदर जनरली क्या होता है कि एंटीपोडल सेल, ओइनोथेरा जो होता है, ओइनोथेरा का जो एम्ब्रियो शेक होता है उसमें एंटीपोडल सेल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। वो क्या होती है, एब्सेंट
होती है, इसलिए इसमें केवल 4 ही न्यूक्लियस होंगे ऑइनोथेरा के जो एम्ब्रियो शेक होता है उसके अंदर। और अगला जो एम्ब्रियो शेक है वो एलियम टाइप, दूसरा जो ये कौन सा होता है, एलियम टाइप होता है, एलियन नहीं एलियम टाइप होता है, एलियम छिपा यानी प्याज के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो चलाजा की तरफ जो गुरु बीजाणु होते हैं उससे उसका डेवलपमेंट होता है, चलाजा की तरफ वाला जो निभागीय गुरु बीजाणु के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है। ये 8 केंद्रक वाला होता है, कितने केंद्रक वाला होता है, 8 केंद्रक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल 8 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द एलियम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और अगला होता है एंडा एमनियन टाइप्स का जो होता है, एंडा एमनियन टाइप्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो 8 केंद्रक वाले एम्ब्रियो शेक का डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसमें जो उसका डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो शेक का वो माइक्रोपाइल की तरफ वाले स्पोर से होता है। कौन से वाले स्पोर से होता है, माइक्रोपाइल वाले स्पोर से होता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे अलग अलग जो एम्ब्रियो शेक के, ओइनोथेरा टाइप होगा, एलियम टाइप होगा, एंडा एमनियन होगा। एंडा एमनियन और एलियम में बस फर्क इतना ही, दोनों 8 न्यूक्लियस वाले एम्ब्रियो शेक होते हैं। बट एलियम में क्या होता है कि वो चलाजा की तरफ वाले स्पोर से डेवलप होगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें एंडा एमनियन में वो माइक्रोपाइल वाले स्पोर की तरफ से डेवलपमेंट उसका होगा। तो ये कुछ टाइप्स थे, और डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर सॉरी एम्ब्रियो शेक उसका जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको आज समझाया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग पॉलिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पॉलिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया अच्छे से। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही मुझे कोई चार्ज मिल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।